So we were on chapter 6, accounting for material, and now we will start accounting for labor, जो कि सेम चैप्टर में ही है. So हम इसको शुरू करते हैं. अकाउंटिंग का क्या मतलब है? रिकॉर्डिंग एंड वैल्यूएशन. रिकॉर्डिंग में मतलब कौन से क्वेश्चंस आंसर होंगे? वेदर. वेरी गुड. व्हाट टू रिकॉर्ड. ठीक है. और उसके बाद वैल्यूएशन में कौन सा सवाल है? At which amount or at which value should we record. Very good. अब आइए अकाउंटिंग फॉर लेबर. लेमैन को भी पता है कि अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए किन चीजों को उसने शुमार में लाना है. मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस. इसी तरह हमें भी पता होना चाहिए कि हमने मटेरियल की अकाउंटिंग सीख ली है. अब हम लेबर की अकाउंटिंग सीखेंगे. लेबर को पे करने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि आप लोग बताएं, आप लोग की ऑब्जर्वेशन में क्या है? वेरी गुड. सैलरीज पे करते हैं मंथली वाइज. और क्या तरीका है? वेजेस के जरिए, यानी दिहाड़ी. कोई भी मजदूर आ रहा है, सीमेंट लगा रहा है, ब्रिक्स लगा रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, दिहाड़ी, वेज. और उसको पर आवर के लिहाज से भी दे सकते हैं. पर आवर के लिहाज से भी दे सकते हैं. पर आवर में क्या है? अब बहुत सारे बाहर के ममालिक में टीचर्स जो हैं वो पर आवरली बेस पे मांगते हैं कि हम 1 घंटा पढ़ाएंगे तो इतना लेंगे, 2 घंटे पढ़ाएंगे तो इतना लेंगे. आवरली बेस है. इसी तरह बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह में लेबर आती है और बोलती है कि हम 4 घंटे देंगे तो पर घंटा इतना लेंगे. अब 4 घंटे में जितने भी यूनिट्स बन जाए. फिर कुछ फैक्ट्रीज होती हैं जो बोलती है नहीं, ना तुम घंटे वाइज लो, ना दिहाड़ी वाइज लो, ना मंथली लो, तुम पर यूनिट वाइज लो. तुम 10 कुर्सियां बनाओगे, एक कुर्सी का 100 रुपया. तुम 50 कुर्सी बनाओगे, 100 रुपया पर कुर्सी. तुम 100 बना लो, एक दिन में 1000 बना लो, आपकी मर्जी. जितनी कुर्सियां बनाओगे उतनी पेमेंट आपको मिल जाएगी. तो इट इज यूनिट वाइज. इसको हम कहते हैं पीस वर्क. क्या कहते हैं? पीस वर्क. अब इसी तरह आप दर्जी के पास जाते हो, जितने कपड़े दोगे सीने के लिए वो पर सूट उसी हिसाब से चार्ज करेगा. कैजुअल के अलग, फैंसी के अलग. इसी तरह कुर्सियों में भी वैरायटी है. अगर आप सिंपल बेसिक चेयर लकड़ी की बनवाओगे उसके अलग चार्जेस होंगे. अगर प्लास्टिक की इस तरह से जरा अच्छी वाली हाइड्रोलिक वाली बनवाओगे उसके चार्जेस अलग होंगे. अगर कोई कस्टमाइज कुर्सी बनवानी है, कोई राजा के लिए, महाराजा के लिए, कोई स्पेशल टाइप ऑफ चेयर, तो उसके चार्जेस अलग होंगे. अब तो खैर बहुत सारी चीज मशीन ऑपरेटेड हो गई है. लेकिन एक बात कह रही हूँ कि ये सारे पीस वर्क के स्टाइल्स हैं. अब आइए, रेम्यूनरेशन का क्या मतलब है? रेम्यूनरेशन, व्हाट डज इट मीन? रेम्यूनरेशन मीन्स पे. रेम्यूनरेशन सिंपली इसका क्या मतलब है? पे. अब वो आप पे डायरेक्टर को कर रहे हो, एम्प्लॉय को कर रहे हो, सिक्योरिटी गार्ड को कर रहे हो, लेबर को कर रहे हो, टीचर को कर रहे हो, पे इज पे. रेम्यूनरेशन मेथड. रेम्यूनरेशन मेथड्स हमने अभी डिस्कस कर लिए कि पीस वर्क स्टाइल है. यहाँ पे लिखा है, जरा पढ़िए जवेरिया. And alternative to audit, there is a piecework system where employees are paid according to the number of goods. गुड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन. नेक्स्ट. अब जैसे कि ये हमारे पास छोटा सा इसका सवाल है. अ बिजनेस हैज अ पीस वर्क सिस्टम फॉर रेम्यूनरेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉइज. द सिस्टम वर्क्स एज फॉलोज. $3.2 पर यूनिट फॉर अप टू 40 यूनिट्स. यानी कि अगर आप एज ए लेबर 40 यूनिट्स बना रहे हैं तो वो 40 यूनिट्स की जो प्राइस या जो पे आपको मिलेगी वो $3.2 पर यूनिट, 40 तक. जैसे ही आपने प्रोडक्शन 40 से 1 यूनिट भी आगे बढ़ाई तो अब आपका हर यूनिट जो 41 से लेकर 50 तक आप बनाओगे उसका चार्ज आपको $3.5 दिया जाएगा. फिर उसके बाद जब 51 यूनिट्स आप क्रॉस कर जाओगे तो आपका चार्ज $3.8 पर यूनिट हो जाएगा. क्यों? ऐसे इन्होंने ग्रेजुअली प्राइस क्यों बढ़ाई, चार्जेस क्यों, पे क्यों राइज किए? एग्जैक्टली, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस का फायदा किसमें है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन होगी तो मैक्सिमम डिमांड पूरी हो सकेगी, मैक्सिमम सेल्स होगी तो मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट होगा. यस और नो? तो इसीलिए लेबर को मोटिवेट करने के लिए कि वो हर हफ्ते वो ज्यादा की तमन्ना करे, वो ज्यादा उसकी एफर्ट हो कि वो 40 से ज्यादा बनाए ताकि उसको इस रेट के मुताबिक पे मिले. फिर उसकी कोशिश होगी 51 यूनिट से ज्यादा पे मिले ताकि
51 यूनिट्स की पे जो है वो ज्यादा है, तो वो फिर ज्यादा बनाने की कोशिश करेगा, वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, वो आइडल टाइम कम करेगा, लंच टाइम कम करेगा, ताकि मेरा टारगेट अचीव। देयर इज अ गारंटीड वीकली वेज ऑफ $120 पर वीक। चूंकि गवर्नमेंट ने कानून नाफिज किया है कि कोई भी इदारा लेबर को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, लिहाजा गवर्नमेंट ने एक बेंचमार्क लगा दिया या एक मिनिमम कैप लगा दिया कि हर हफ्ते आपने किसी को भी हायर किया है, आप मिनिमम उसको $120 तो दोगे ही दोगे, इससे कम आप उसको नहीं दोगे, भले उसने सिर्फ एक यूनिट बनाया, एक चेयर बनाई, लेकिन पे उसको इससे कम नहीं मिल सकती। बेसिक $120 आपने उसको हर हफ्ते का देना ही देना। अब अगर वो ज्यादा बना रहे हैं जिस वजह से उसकी पे ज्यादा हो रही है, तो फिर ये बेसिक वाला रूल आप नहीं यूज करोगे, जो उसकी पे बन रही है क्योंकि वो उससे ज्यादा है तो आप वही यूज करोगे, यस और नो। अब आइए, वन एम्प्लॉय हैज प्रोड्यूस्ड द फॉलोइंग अमाउंट्स फॉर द लास्ट 2 वीक्स। वीक 1 में 35 यूनिट्स उसने बनाए और वीक 2 में 44 यूनिट्स। सवाल कह रहा है व्हाट इज द एम्प्लॉयज ग्रॉस वेज फॉर वीक 1 एंड वीक 2। एम्प्लॉयज की ग्रॉस वेज क्या है वीक 1 में और वीक 2। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कीजिए, पता लगाइए, रेट्स गिवन है आपको। पहले हफ्ते में उसने 35 यूनिट्स बनाए हैं, तो यानी उसकी पे क्या होगी $3.2 के हिसाब से। तो 35 मल्टीप्लाई बाय 3.2 करके देखिए कितना आ रहा है। 35 मल्टीप्लाई बाय 3.2 112। 112। अब मुझे ये बताइए कि 112 आपकी बेसिक वेज से कम है या ज्यादा है? कम है, तो यानी कि यहाँ पे तो फिर रूल लागू होगा कि गवर्नमेंट ने क्या 120 से कम तो आप पे कर ही नहीं सकते। तो वीक 1 में आप उसको कितनी तनख्वाह दोगे 120। अब आइए वीक 2 में 44 यूनिट्स बनने हैं, तो 44 यूनिट्स को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? अब आइए 44 यूनिट्स में से 40 यूनिट्स, जो पहले 40 यूनिट्स हैं उसको आपने 3.2 से मल्टीप्लाई करना, और फिर 40 के ऊपर उसने जितने यूनिट्स इस रेंज के दरमियान बनाए हैं, यानी कि 4 यूनिट्स बनाए हैं, तो वो 4 को आप 3.5 से मल्टीप्लाई करें। वीक 2 में कितने यूनिट्स बनाए हैं 44 की रेंज कहाँ पे है, फॉल कर रही है, यहाँ पे फॉल कर रही है, तो अभी जवेरिया ने जवाब दिया कि हम इस रेट से 44 को मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा नहीं करें। क्यों ऐसा नहीं करेंगे? हम 40 यूनिट्स तक, जो 40 यूनिट्स हैं उसकी क्या रेट है $3.2, और फिर 44, यानी 44 कहाँ पे लाई कर रहे हैं 41 से 50 के दरमियान, तो कितने यूनिट्स है 4, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे $3.5 से। अब आप पूछोगे मैम ऐसा क्यों कर, आप एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, आप इदारे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। अगर इदारे ने पूरे 44 यूनिट्स पे 3.5 लगा दिए तो उसको, उसका तो जेब खाली हो रहा है ना, तो उसको स्मार्टली प्ले करना है, तो वो बोलेगा कि पहले 40 का तो यही रेट है, अब 40 से ऊपर तुम जितने ज्यादा बनाओगे उसका 3.5 है। समझ रहे हो? अब आप इसकी ग्रॉस पे निकालिए और बताएंगे आज। वन 42, ठीक है। तो ये $142 आपका वीक 2 की ग्रॉस पे है और वीक 1 की कितनी है 120। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रीमियम बोनस स्कीम। अब यकीनन जब आप अच्छा काम करते हो, लेबर अच्छा काम करती है, तो एम्प्लॉयर्स उनको मोटिवेट करने के लिए क्या देते हैं, बोनस। अब ये बोनस का एग्जाम्पल है, नॉर्मल वर्किंग डे कितना है 8 घंटे, बेसिक रेट ऑफ पे पर आवर कितना है $6, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट कितना है 2 मिनट्स, प्रीमियम बोनस 75% ऑफ टाइम सेव्ड एट बेसिक रेट।
What will be the labor cost in a day when 340 units are made? कह रहे हैं कि 340 यूनिट्स अगर बनाता है लेबर तो उसको कितनी पे करनी होगी। तो हमें क्या बात मालूम है कि बेसिक रेट ऑफ पे पर घंटे का कितना है $6 और नॉर्मल वर्किंग डे कितना है 8 घंटे। तो अब मुझे बताओ स्टैंडर्ड टाइम अलाउड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट यानी 1 यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए 2 मिनट्स। यस और नो। तो 340 यूनिट्स को बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए। एक यूनिट को बनाने के लिए 2 मिनट चाहिए तो 340 यूनिट्स बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए। बेसिक यूनिटरी मेथड है जल्दी से बताएं। अल्लाह माफ। आप लोग जरा इधर प्रेजेंट में आ जाए मैंने कोई आप लोग से रॉकेट साइंस नहीं पूछी है बेसिक मैथ्स का सवाल पूछा है कि एक मार्कर बनाने में मुझे 2 मिनट लग रहे हैं तो 340 मार्कर बनाने में मुझे कितना टाइम लगेगा। 680। कैसे पता चला। 340 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना निकल रहा है 680। यस 680 मिनट्स। अब इसको घंटों में आप चेंज कर सकते हो आवर्स में तब्दील कर सकते हो कैसे तब्दील करोगे। 680 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स 680 डिवाइडेड बाय 60। एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो 680 डिवाइड बाय 60 करें तो कितने आवर्स निकल के आ रहे हैं 11 घंटे। तो हम पूरा 11 घंटे आ रहे हैं होल नंबर आ रहे हैं 11.3 आवर्स 11.3 आवर्स। तो अब मुझे बताएं नॉर्मल वर्किंग डे कितना है 8 घंटे का। तो ओवर टाइम कितना काम कर रहा है बंदा। ओवर टाइम कितने घंटे काम कर रहे हैं 3.3 आवर्स। ठीक है। तो ये ओवर टाइम काम हो रहा है। अब ये जो ओवर टाइम काम हो रहा है इसका बोनस कितना मिलेगा 75%। तो यानी हम क्या करेंगे 75% मल्टीप्लाई बाय 3.3 मल्टीप्लाई बाय बेसिक रेट कितना है $6। अब जरा कैलकुलेट कीजिए बताइए। 14.85 14.85 ठीक है। ये 14.85 आपका बोनस है और बेसिक रेट कितना है बेसिक रेट भी तो बताए ना। बेसिक रेट है $6 मल्टीप्लाई बाय 8 घंटे 40 टोटल ग्रॉस पे कितनी आ जाएगी बेसिक रेट प्लस प्रीमियम बोनस। इससे 2.85 कितना 2.85 अब जरा देख लेते हैं कि हमारे पास आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। 62.85 यहाँ ऑप्शन में करीब तरीन आंसर क्या है 63। करेक्ट आंसर है 63। समझ आया हमने किया कैसे। इसको एक दफा दोबारा से गो थ्रू कीजिए हो सके तो अपने पास इसको लिखिए ताकि आप इसको एब्जॉर्ब कर सकें कि हुआ क्या।
हॉस्टल कर दिया क्या करते हैं हाँ इस लोग कर रही थी सुबह उनसे कुछ भी रात में देखा शाम में पढ़ नहीं पढ़ा पढ़ाई हम नहीं पढ़ा सॉल्यूशन का सही रहेगा चेंज करती है कंप्लीटली जाने वाले वहां का एससीसी नहीं व्हाट मेरे बैठ बैठा हूँ ना बेटा ये सब नहीं पता ऐसा भी जिंदगी कुछ नहीं था तो फॉलो करा इनको स्कूल के पेज को आगे पेज हमारा स्कूल का यहाँ पर कराया था होगा कौन देखती भी नहीं है भी सुई पहले जो ये देखता हूँ इसमें आ रहा हूँ उसकी वही पर करेंगे कौन सा कौन सा मुश्किल है कहाँ से मिलते हैं ये कहाँ से मिलता है फाइल हमसे मिल रहा प्राचीन है या भाई भी ऐसे लोग और चला वही है अगर आप कभी कहो तो वो आराम बैठी नहीं बराबर तो सक्सेस रूम में है फेस टू का नहीं फेस दी आप स्कूल बड़ा अच्छा लगता है उस पे इजी क्लिक करना
Is there over Zanti? So, sir. Eh? No, this type of Geleni geldi. Huh? Geleni geldi. Stop. Stop. यहाँ पर भी यार एक ना तो कौन है का पहले आदमी पड़ेगा डन। अब आइए नेक्स्ट। Change of remuneration method. The labor cost can often be a significant element of unit cost, and it can change if different remuneration methods are introduced or if there is a change in productivity. अब अगर हमें चेंज करना है, यानी कि ये एग्जाम्पल पढ़िएगा बस, a business makes A business makes one product which is made individually by each employee. In the past, 10 employees have been paid at an hourly rate $5 per hour, 38 hours each week, and any overtime hours are paid at the rate of time and a half in a typical week. The employee would each work for 6 overtime hours and on average produce 100,000 units of the product each week. In an attempt to improve productivity, the management have decided to change the remuneration package package to a piecework system where each employee will be paid at the rate of 2.10 per unit. For the first 80 units produced and $2.50 per unit any units produced over and above 80. It's anticipated that each employee will produce 110 units per week. What is the unit labor cost under the hourly rate system and under the piecework system? यानी पहले ये इदारा hourly rate पे चल रहा था, फिर इसने अपने आप को चेंज करके पीस वर्क पे ले आया। तो अब सवाल आपसे पूछ रहा है कि लेबर कॉस्ट जरा बताइए कि आर्ली रेट सिस्टम के मुताबिक क्या निकल के आ रही थी पर यूनिट की, और अब पीस वर्क के बाद पर यूनिट की कॉस्ट क्या निकल करके आ रही है। तो क्या ये आप लोग खुद से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप ट्राई करें। फर्स्ट में सिर्फ क्योंकि हम दोनों स्टाइल कर चुके हैं, हम आवरली बेस भी कर चुके हैं और अब हम पीस वर्क बेस भी कर चुके हैं। A business makes one product which is made individually by each employee. हर एम्प्लॉय इसको बनाते हैं। In the past, the 10 employees have been paid, यानी कि उनके पास कितने एम्प्लॉयज हैं? 10 have been paid at an hourly rate of $5 per hour, यानी एक घंटे का कितना उनको मिल रहा था? $5। और एक हफ्ते में वो कितने घंटे काम कर रहे थे? 38 hours. And any overtime hours are paid at a rate of time and a half. अब मैं सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि ये एक्सप्लेन हमने नहीं किया। Overtime hours paid at the rate of time and a half. ऊपर आपने एक सवाल देखा था प्रीमियम बोनस, उसमें था 75% ऑफ द टाइम सेव्ड, तो हमने एज इट इज 75% ऑफ द टाइम सेव ले लिया था। अब यहाँ पर बात आ रही है कि रेट ऑफ टाइम एंड a half, जब भी ये वर्ड्स आए टाइम and a half, time and a quarter, time and a 1/3, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि टाइम का मतलब होता है 1। टाइम का क्या मतलब होता है? 1। और यहाँ पे जो भी लिखा है उसका वही मतलब है। अगर यहाँ हाफ है 1.5, अगर क्वार्टर है तो 1.25, अगर थर्ड है तो 1.3। ठीक है, तो यानी अब इसको हम सॉल्व कैसे कर रहे होंगे? हम कर रहे होंगे आवरली रेट कितना है? $5 मल्टीप्लाई बाय ओवर टाइम का कितना है? टाइम एंड a half, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे
1.5 से, और फिर इसका रेट कितना है, रेट हमने मल्टीप्लाई कर दिया $5। एक यूनिट को बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए, क्या यहाँ पे मेंशन्ड है, ईच वर्क फॉर 6 ओवर टाइम आवर्स, ये कह रहे हैं कि 6 घंटे ओवर टाइम है, तो आप इसको 6 घंटे ओवर टाइम ले लोगे, क्योंकि यूनिट का तो नहीं लिखा हुआ कि एक यूनिट को बनाने के लिए कितने घंटे लग रहे हैं। ये जरूर मेंशन्ड है कि 1000 यूनिट्स एक हफ्ते में बन रहे हैं, और एक हफ्ते में आवर्स कितने हैं, 38 आवर्स, और ओवर टाइम कितना है, 6 घंटे, तो 38 + 6 कीजिएगा, कितने टोटल घंटे हो गए, 44 44 है या 42 है, 38 प्लस 44, तो 44 घंटे को आप डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आपको एक यूनिट पे कितने घंटे लग रहे हैं उसका पता चल जाएगा। हाउएवर आपको वही बात पता लगानी है जो आपको पता लगाना चाहिए, या पता लगाने से आपको अल्टीमेटली इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको टाइम पेड ओवर टाइम, टाइम एंड हाफ का फलसफा समझा दिया। $5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय जितने ओवर टाइम के आवर्स थे। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द यूनिट लेबर कॉस्ट अंडर द आवरली रेट, हम बेसिक रेट निकालेंगे और फिर ओवर टाइम प्रीमियम, बेसिक रेट ओवर टाइम प्रीमियम, तो कीजिए, ओवर टाइम तो मैंने आपको तकरीबन बता ही दिया है, बेसिक रेट निकालिए। इसलिए ये ऐसे ही होगा, नीचे ऐसा होगा, क्या, मतलब इसका जो सॉल्यूशन है बस ऐसे ही है। हाँ आप बेसिक रेट निकालेंगे, क्योंकि इसने क्या बोले, यूनिट लेबर कॉस्ट अंडर आवरली रेट सिस्टम, तो टोटल आवर्स उसने कितना काम किया, टोटल आवर्स वो बता रहे हैं कि एक हफ्ते में 38 आवर्स काम हुआ है, और फिर इसमें से भी बता रहे हैं कि एक हफ्ते में एम्प्लॉइज जो हैं
वो ओवर टाइम भी काम कर रहे हैं, तो ओवर टाइम कितने घंटे काम कर रहे हैं वो भी मेंशन कर दिया। तो आपको आवरली रेट ही निकालना है ना, कि कितने घंटों में, मतलब एक हफ्ते में क्या आवरली रेट के हिसाब से कितनी लेबर कॉस्ट बन रही है। और पर यूनिट का आप कैसे निकालोगे, पहले तो आप टोटल कॉस्ट निकालोगे ना। तो टोटल कॉस्ट आपको टोटल 38 आवर्स और टोटल 6 आवर्स एक एक एम्प्लॉय की पता चल रही है। और टोटल एम्प्लॉयज इनके पास कितने हैं, 10। तो आपको 10 एम्प्लॉयज का टोटल निकालना है, और फिर आप 1000 यूनिट्स एक हफ्ते में बन रहे हैं उस पर डिवाइड करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो लेबर कॉस्ट भी है वो आप क्यों पता लगा रहे हो, ताकि आप प्रोडक्ट की कॉस्ट में इनकॉर्पोरेट कर सको, और फिर वही कॉस्ट फिर आप कस्टमर की जेब से निकाल सकोगे। तभी तो एक सही प्राइस आएगी उस यूनिट की। यस और नो, बिगर गोल तो यही है ना। तो उस बिगर गोल को अचीव करने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, टोटल कॉस्ट निकालनी होगी। टोटल कॉस्ट में बेसिक बेसिक आवरली कॉस्ट आएगी, प्लस ओवर टाइम कॉस्ट आएगी, मल्टीप्लाई बाय 10 एम्प्लॉयज क्योंकि 10 एम्प्लॉयज का काम है, और फिर डिवाइड बाय 1000 यूनिट्स क्योंकि हफ्ते में 1000 यूनिट्स बने। बात समझ आई। बेसिक बेसिक प्लस ओवर टाइम गिव यू द टोटल लेबर कॉस्ट, टोटल आवरली कॉस्ट, फिर उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 एम्प्लॉयज से, क्योंकि ये एक एम्प्लॉय का आपको बता रहे हैं। तो 10 एम्प्लॉयज का करके फिर डिवाइड बाय 1000। मैंने आपको काफी हिंट्स दे दिए हैं इस सवाल के लिए। चलो, अगर आवरली नहीं समझ आ रहा, आपने ट्राई कर लिया, अब आप दूसरा पीस वर्क ट्राई करो, क्योंकि जब तक खुद से नहीं ट्राई करोगे तब तक आएगा नहीं। पीस वर्क ट्राई करें, उससे निकाल के देखें। पीस वर्क भी हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया, 340 यूनिट्स का इतना है, 1 यूनिट का कितना टाइम है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे 40 यूनिट्स और 4 यूनिट्स, रेंज में किस तरह फाइंड आउट करना है। ये तो बायस अभी तो different 2.2 और यूनिट सिस्टम पीसीओ सिस्टम तीन उसी का सर्कल देखें। अरे यार सॉल्यूशन देखिए अरे लिख तो सॉल्यूशन and multiply 28 plus multiply ये 10 ऐसे भी हाँ मीन्स मीन्स ओवरटाइम करने बस 6
7.50 plus 3 years. Eh? ये हो गया ये बोल रही थी कहीं ना कहीं तो अगर ये बोल के 7.50 आता है तो in unit labor cost is minus hourly add है हाँ भाई ये तो मालूम करनी है वही क्या तो इसीलिए करता हूँ that 7.3 आ सकती है इससे लोगों की देखो जेबीटी में 7.5 की गाड़ी तो पूछो कैसे आया बन जाए तब फिर आपका इसको ये हाँ भाई कैसा है ये रहा कैसे आया और कुछ 1.5 ओके तो आगे 1.5 कहाँ से आ गया ओवर टाइम के लिए अरे 2.10 अच्छा हाफ 1.5 हाफ है इसका ये देखो paid at the rate of time in half by 1.5 तो समझता है ना इसका आपने ये वन इन हाफ क्या होता है 1.5 तो होता है इसका ये इसका भी होता है जिसका भी होता है हाफ 1.5 होता है फाइव 1.5 फिर इसको 10 into 38 10 equals to 1900 प्लस करना है ये 450 लेस 7 पढ़ने बैठी ना मुझे बता हाँ बोल जूम पे ना कि जैसे बस बनाते हैं क्लास में ये बोल तेईस 50 150 प्लस कैसे करना अरे फिर क्या है डिवाइड करना 1000 से 2350 है ना आंसर ये नीचे देखो 2350 आंसर ये उसको डिवाइड किससे करना है 1000 से कौन से 1000 से ये पहले 1000 यूनिट्स डिवाइड डिवाइड ऊपर 3.5
ये 7.50 किसका है? ये 7.50 कैसा है? भाई 7.50 ऐसा आ रहा था कि 5 को मल्टीप्लाई करो, आर्ली रेट कितना है? 5 है ना, और फिर 5 एक आर हो गया, फिर आधा और है, क्या लिखा है? एंड हाफ, हाफ कितना होता है? 1.5, तो 5 एक आर हुआ, और 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 7.50 आएगा। डन। कुछ हुआ नहीं हुआ? क्या हुआ, कितना हुआ? चलिए इसको मिलके ट्राई करते हैं। पहले बेसिक रेट कितने घंटे हैं हफ्ते में? 38 आवर्स। एट द रेट कितने हैं? $5 पर आवर। टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं? 10। फिर इसी तरह ओवर टाइम। ओवर टाइम क्या कह रहे हैं कि पेड रेट ऑफ टाइम एंड हाफ। रेट क्या है? $5। टाइम एंड हाफ क्या है? 1.5। और टोटल आवर्स ओवर टाइम के कितने हैं? 6 घंटे। ठीक है, 6 घंटे। बताइए आंसर। बस ऊपर का टाइम और प्लस इसमें मल्टीप्लाई बाय 10 भी है। सॉरी, बताइए। तो 1900 है। 1900। दूसरे अकाउंट में पीछे जो है उसका 415 टोटल। is 2350। अब टोटल यूनिट्स कितने हैं? 1000 यूनिट्स। उससे हम डिवाइड कर लेंगे। 2.35, तो कितना आएगा? 2.35। 1 यूनिट का बेसिक आवरली रेट निकल आया। अब आइए पीस वर्क। पीस वर्क में क्या कह रहे हैं? ईच एम्प्लॉय विल बी पेड 2.10 पर यूनिट फॉर द फर्स्ट 80 यूनिट्स। 80 यूनिट्स तक ये पेमेंट है, तो इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लें, कितना आ रहा है? 168 $168। ठीक है। उसके बाद अगला क्या है कि 2.5 पर यूनिट। 2.5 पर यूनिट इफ एनी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ओवर एंड अबव 80, यानी 80 से ऊपर अगर जाएगा, 80 अबव, तो ये रेट आएगा। ठीक है। इट इज एंटिसिपेटेड दैट ईच एम्प्लॉई विल प्रोड्यूस 110 यूनिट्स, तो 110 यूनिट्स बना रहे हैं, तो 110 को माइनस करें 80 से, कितना आएगा? कितने एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाए? क्योंकि 80 तक तो हमने कैलकुलेट कर लिया ना। तो अब बताएं। 30। 30। अब जरा मल्टीप्लाई कर लें। 75 टोटल। 243 $43। अब ये तो यूनिट्स का बता दिया हमने। और ईच एम्प्लॉय है ये। ईच एम्प्लॉय, तो 10 एम्प्लॉयज को कितने देने होंगे? 2430। तो एक आंसर ये आ रहा है हमारा 2.35, और एक आंसर ये आ रहा है। तो लेट्स सी। मगर इसका भी ये कहना है कि पर यूनिट पीस वर्क में भी, तो पर यूनिट निकालना है, तो इसको हम सिंपली डिवाइड किससे कर देंगे? 1000 से। हमारे पास क्या आ जाएगा? 2.43। इधर 2.35 है और इधर 2.43। 1000 से यूनिट्स पे डिवाइड कर रहे हैं ना, क्योंकि पर यूनिट हमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द यूनिट लेबर कॉस्ट अंडर द आवरली रेट सिस्टम एंड अंडर द पीस वर्क सिस्टम। यूनिट्स से यहाँ पे 110। हाँ, तो ये आपने बात पकड़ी ना। तो इसको अब आप डिवाइड करेंगे। 1100। 1100। 1100 110 यूनिट्स एक एम्प्लॉय बना रहे हैं, समझ रहे हैं? तो फिर इसको 10 से करेंगे, 110 को। एक एम्प्लॉय 110 यूनिट्स बना रहे हैं, तो 1100 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं।
कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो आवरली रेट के हिसाब से 2.35 सही आ रहा है, सही आ रहा है। और यहाँ पे 2.21 ये भी सही आ रहा है। क्लियर? कोई सवाल? अब आइए, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है? एक काम या एक प्रोडक्ट मैं अगर 2 मिनट में बना रही हूँ तो वही काम मैं 1.5 मिनट्स में बनाने लग गई हूँ, तो मेरी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गई है। इंप्रूव होने से मुराद मैं कम टाइम में ज्यादा काम कर रही हूँ, दैट्स प्रोडक्टिविटी। या कम टाइम में ज्यादा यूनिट्स बन रहे हैं। तो आपके पास ये बेसिक सा सिंपल सा सवाल है। मैं चाहूंगी आप लोग इसको खुद से ट्राई करो एक दफा, देखो क्या बात समझ आ रही है, क्या समझ में आ रहा है। लेट्स सी हाउ यू कैन सॉल्व दिस। ये तो कराया देखो भाई, 1.9 क्या होगा, 1.20 होगा। अरे ये भी ऐसा सोच है। 9.5 कल आपका क्या रिजल्ट आया था? सिर्फ तो मेरा आया। पता नहीं कब आया। जमीन आती होगी ना किसके, अभी तो
40 कितने फिर 40 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई क्या आंसर 106 106 डबल थ्री पता नहीं ठीक है ना अच्छा से। हुआ नहीं हो रहा होगा होगा तो अगर कुछ वो माइक वगैरह रखना है ना तो वो इधर रखवा ले माइक या गैजेट्स अगर कोई है तो इधर रखवा लीजिए अच्छा जी चलें बताइए हो रहा है नहीं हो रहा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑन द टेबल ऑन द टोटल लेबर कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी सिंपली कुछ भी नहीं करना इसमें जो प्रोडक्ट चेंजेस से पहले जो सूरत हाल है उससे टोटल कॉस्ट निकाल लेनी है और चेंजेस के बाद जो सूरत हाल है उससे टोटल कॉस्ट निकाल लेनी है फिर उसका कंपैरिजन आप करेंगे कि टोटल लेबर कॉस्ट में क्या फर्क आया बढ़ी कम हुई क्या हुआ और लेबर कॉस्ट पर यूनिट में क्या फर्क आया प्रोडक्टिविटी के चेंज होने से बात समझ आ रही है अब ट्राई करेंगे अब हो जाएगा बिफोर द चेंज क्या है a business has a factory in which the 40 employees are paid at an hourly rate of 6.8 per hour for a 35-hour week ये बात तो सिंपल है स्ट्रेट फॉरवर्ड है जैसे पिछले क्वेश्चंस में थी वही बात है कोई नई चीज नहीं है
Any overtime hours are paid at a rate of $9 per hour. Overtime rate भी पता चल गया. Each unit of the product takes an average of 2 hours to produce. कह रहे हैं कि एक यूनिट बनाने में कितने घंटे लगते हैं? 2 घंटे. And in an average week, each of the employees work 3 hours of overtime. ये भी बता दिया कि हर हफ्ते हर एम्प्लॉय 3 घंटे ओवरटाइम दे रहा है. In an attempt to improve productivity. अब यहाँ आने से पहले यहाँ प्रोडक्टिविटी का सीन आ गया. तो यानी ये डेटा लीजिए और टोटल लेबर कॉस्ट फाइंड आउट कीजिए. कैसे फाइंड आउट करना है? वही सिंपल बेसिक रेट ओवर टाइम. और क्या करना है? कुछ नई चीज थोड़ी करनी है. टोटल लेबर कॉस्ट जैसे ही आपको यहाँ पता चल जाएगा, उसके बाद फिर आप चेंजेस अप्लाई करोगे. चेंजेस क्या है? In an attempt to improve productivity, the management are considering investing some new machinery, which it is anticipated will reduce the time required for each unit by 15 minutes. कह रहे हैं कि मैनेजमेंट सोच रही है कि एक नई मशीन खरीद लेते हैं. उस मशीन के नतीजे में ये होगा कि हर यूनिट में इस वक्त हमारे पास कितने घंटे लग रहे हैं बनाने के लिए? 2 घंटे. तो जब हम मशीन खरीद लेंगे तो 15 मिनट हमारे बच जाएंगे. यानी फिर कितना टाइम लगेगा एक यूनिट बनाने में? 1 hour 45 minutes. Yes or no? It is hoped that there will now be no overtime worked. तो कह रहे हैं कि इसके नतीजे में होगा क्या कि यहाँ तो 3 घंटे लेबर को ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है, यहाँ पे कोई ओवर टाइम नहीं होगा. तो यहाँ पे भी अब आप टोटल लेबर कॉस्ट फाइंड आउट कीजिए विदाउट ओवर टाइम, सिर्फ बेसिक रेट के साथ. और टाइम भी चेंज हो गया 2 hours से लेकर अब यहाँ पे कितना टाइम हो गया? 1 hour 45 minutes. अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये होगा कैसे. अब आप लोग करें. फर्स्ट पार्ट समझ आया? फर्स्ट पार्ट तो सिंपल वही करना है जो हमने किया है, बेसिक रेट और ओवर टाइम. सेकेंड पार्ट में चेंज क्या होगा? सिर्फ टाइमिंग चेंज होगी और ओवर टाइम गायब हो जाएगा. दैट्स इट. ट्राई कीजिए जल्दी से. क्या देना है? बुरा हो. ये भाई देखो. 11 point. ये 40 minutes में से लेकर 38. 40 minutes में 38 divided by 2. देखो आप 40 to 30 क्या होगा? 48 multiplied by 2 and divided by 2. Divided by 2 is 760 into 7. 760. हाँ. 800 कैसे आएगा? 800 आसान है. ये कुछ नहीं. कोई बात नहीं. 35 लाख की 36 लाख का घाटा हो. कुछ नहीं आता तो गुस्सा आया था इसको. मैं दे रहा हूँ एक चीज पूछो 10 का बता रहा हूँ.
इसका टाइटल तो 94 मेरे पास 94 आ रहा है, 90 भी आ रहा है। कहाँ पर ये चेक की ये मुझे आ रहा है, तुम उसको डिवाइड बनाने ये जो भी कैसे था। चलो चलो चाहिए किसी को भेजा कहता है बाय वी आर डिवाइडिंग बाय 8 जैसे अरे तो घर पे ऐसे कर लेना है। मैं इसे अभी आपने पूछे किया जाएगा पूरा जी अच्छा चार ऊपर बात है क्या लिखना है बाय पिक्चर की चीज हाँ बाय एट द एंड ठीक है we are dividing it बी आर dividing it by 800 बाय 800 the answer है कॉस्ट टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स दरार है एंड में ये हो हिसाब किताब इसका बस ये जानकारी देंगे बस पहले बता आप दे दी तो भाई नेक्स्ट का मेरा है मैंने फॉरवर्ड कर देना बस मैंने इसका पता है अरे ये बता रही थी गैरी में क्या गैरी वन अलग बात वो तेज स्टार्ट लिंक का वाईफाई का पासवर्ड नंबर अब ये आंसर बता हो गया हुआ नहीं हुआ आंसर बताइए 11.5 11.9 पुरानी कॉस्ट क्या थी पर यूनिट न्यू कॉस्ट पर यूनिट 11.9 है और करंट कॉस्ट पर यूनिट 13.95 है यानी पुरानी कॉस्ट पर यूनिट 13.95 थी और अब टाइम बचाने के नतीजे में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई नई मशीन आने के नतीजे में कॉस्ट पर यूनिट कम पड़ गई यानी हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता है ये तो अच्छी बात हुई राइट अब आइए नेक्स्ट टॉपिक ग्रॉस पे एंड डिडक्शंस पढ़िएगा जवेरिया The employer must deduct income tax and employees' benefit contributions from the gross pay before paying the tax fee to the employees. The total labor cost for an employer is the gross plus the employer's benefit contributions. देखिए
क्या कह रहे हैं, एम्प्लॉयर मस्ट डिडक्ट इनकम टैक्स। यानी आप कहीं पे जॉब में ऑफिस में काम करते हो, आपको जो सैलरी मिलती है वो कट कटा के मिलती है, तो उसमें क्या क्या कट जाता है। पहली चीज जो कटती है इनकम टैक्स, दूसरी चीज जो कटती है वो एम्प्लॉइज बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो दो चीजें हैं। पहले आपका क्या कटा, इनकम टैक्स, फिर आपका क्या कटा, एम्प्लॉइज बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर एक और चीज कटती है जिसको कहते हैं एम्प्लॉयर्स बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूशन। ये दोनों किसकी सैलरी से कटता है, एम्प्लॉई की सैलरी से कटता है। ये किसकी जेब से जाता है, क्योंकि नाम क्या है, एम्प्लॉयर, तो ये एम्प्लॉयर की जेब से जाता है। किसकी जेब से जाता है, एम्प्लॉयर कौन होता है जगह, तो काम करता है। जो हायर करता है, लॉयर मीन्स क्या, अच्छा लॉयर होता है वो। जो काम करता है, जिनको आप हायर करके लाते हो वो एम्प्लॉयज हैं, वो आपका स्टाफ है जिनकी सैलरीज बंधी हुई है। और जो काम ले रहा है या जो इदारा है, बॉस है, उसको एम्प्लॉयर कहते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयर के जेब से जो काम कटेगा, पैसा कटेगा और किसकी जेब में जाएगा, एम्प्लॉई की जेब में जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, एम्प्लॉयर्स बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूशन। और जो पैसे आप ही की यानी एम्प्लॉय की ही सैलरी में से कटेंगे, वो या इनकम टैक्स की शक्ल में कटेंगे या एम्प्लॉयज बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूशन के नाम पे कटेंगे, उसको हम एम्प्लॉय की सैलरी से काटेंगे। ठीक है, वो आपकी जेब से गया। लेकिन जहां भी वर्ड एम्प्लॉयर आ गया, वो इदारे की जेब से या एम्प्लॉयर की जेब से गया, कंपनी की जेब से गया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। जब आप ये कट कटा के जो पे देते हो अपने एम्प्लॉय को, उसको हम क्या कहते हैं, नेट पे। क्या कहते हैं, नेट पे। और जो इसको कट कटाई बगैर जो अमाउंट होती है, वो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस पे। उसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस पे। तो हम फॉर एग्जाम्पल, आप आए जॉब के लिए और आपने बात की इदारे से, आपने अपनी सीवी दिखाई, क्वालिफिकेशन दिखाई, काम इदारे ने समझाया, आपकी सैलरी तय हुई 35,000, ये है ग्रॉस पे। लेकिन जब आपके मंथ एंड पर बैंक पे पैसे आएंगे, तो सब कट कटा के क्या आएगा, नेट पे, जो कि बन रही होगी फॉर एग्जाम्पल 33 की। आप बोलोगे एम्प्लॉयर से कि हाँ हाँ 33, आपने तो 35 बोला था। तो एम्प्लॉयर बोलेगा बेटा इनकम टैक्स कौन देगा, एम्प्लॉयज बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूशन के नाम पे आपके उससे हम डिडक्ट करके यहाँ पे एक तो इनकम टैक्स में चला गया कितना, फॉर एग्जाम्पल 1,000 इनकम टैक्स में चला गया, तो गवर्नमेंट ले ली। और बाकी का जो 1,000 था वो हमने एम्प्लॉय बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूशन के नाम पे अलग अकाउंट आपका बना हुआ है उसमें डाल दिया। और ये आपको पैसे कब मिलेंगे, जब आप कंपनी छोड़ के जा रहे होगे ना, तब हम आपको ये पैसे देंगे। या हो सकता है कोई इंश्योरेंस है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस है या कोई पेंशन है, जिसके लिए ये सब पैसे कट रहे हैं। तो ये एम्प्लॉय की जेब से ही कट रहे हैं और उसी को मिलेंगे, आज नहीं कल। ताकि वो जब कल मिलेंगे तो उसको खुशी होगी ना ज्यादा, कि हाँ ठीक है, जाते हुए भी मुझे इतनी अमाउंट मिली है, मेरा 2 महीना। तो कर सकता है इस पे। बस जो भी उसकी मर्जी है, तो ये सिलसिला है। ठीक, बात समझ आ गई। अब जब सवाल आपसे पूछेगा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, सवाल आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। सवाल आपसे पूछ सकते हैं ग्रॉस पे बताइए जो एम्प्लॉय को रिसीव हो। सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि नेट पे बताइए जो एम्प्लॉय को रिसीव होगी। और सवाल ये भी पूछ सकता है कि जरा टोटल लेबर कॉस्ट तो बताइए जो एम्प्लॉयर के जेब से कटेगी। तो एम्प्लॉयर के जेब से कितना कटेगा, एम्प्लॉयर की जेब से ये 35K कटेगा, प्लस ये भी कटेगा एम्प्लॉयर्स बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो टोटल लेबर कॉस्ट कैसे निकालेंगे आप, एम्प्लॉयर की ग्रॉस पे प्लस एम्प्लॉयर्स बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूशन। गेटिंग द पॉइंट।
यानी क्वेश्चन पढ़ते हुए आपको पर्सपेक्टिव समझना जरूरी है कि आखिर एग्जामिनर आपको किसके पर्सपेक्टिव से पूछ रहा है। आया एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा है या एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से उसका तो खर्चा हो रहा है, लेबर कॉस्ट हो रही है, लेकिन एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से उसकी इनकम है, उसकी पे है, उसकी अर्निंग है। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। और इसमें सवाल बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज इसी में हो जाते हैं, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, और फिर ग्रॉस पे, नेट पे, और फिर किसके पर्सपेक्टिव से बात की जा रही है। जरा देखिए सवाल। एन एम्प्लॉई इज पेड एट एन hourly rate of $7 for a 35-hour week with any overtime hours paid at time and a half. During week 22, the employee worked for 41 hours. The income tax to be deducted was $55. Employees' benefit contribution for the week were $28 and employers' benefit contribution were $29. सवाल क्या पूछ रहा है? What is the employees net pay? तो नेट पे आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? ग्रॉस पे माइनस इनकम टैक्स माइनस एम्प्लॉइज बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूशन। करिए, फटाफट पता लगाइए। प्रिंसिपल में निकाल लीजिए इधर दे देना आगे हो गई मैं पढ़ा हूँ वो 121 देखिए नहीं एक क्वेश्चन करते पहले हमें को बाकी के दे दे पहले क्वेश्चन दे दे 121 होगा ठीक है 1 इस मल्टीप्लाई करके if of the right अभी देख नहीं सकते कैसे बोल रहा हूँ कि है current number of units for the diagram तो 87 की 20
Total gross profit is equal Less income tax इसकी 55 की जगह सामने लिखा हाँ सब ओके है क्या करना है 308 55 28 कौन सा प्लस और कौन सा माइनस है माइनस 28 235 ऐसा है हो गया राइट 308 minus 55 minus 20 minus अरे 225 आएगा minus 55 minus 20 minus 28 8 220 के बाद क्या मतलब नहीं है बताओ ये हमारी खेलते हैं ये मतलब कुछ बात सारे सब माइनस हम सब 56 186 multiply with 3.50 है इससे सर 3.50 कैसे है और वही कर रही है उतना दोस्तों बता देते ठीक है तो रेंट टैक्स करी थी अब इतने गया दूसरे
करा दिया, डन। क्या आंसर आ रहा है? 2 to 5। परफेक्ट, इजी था, सिंपल था। ये सम कीजिए जरा। Returning to the employee from the previous example, the employer's benefit contribution for the week is $31. What is the labor cost to the employer for this employee for the week? अब एम्प्लॉयर की लेबर कॉस्ट निकालनी है और एम्प्लॉयर्स बेनिफिट कंट्रीब्यूशन 31 दे दिया। हो गया या नहीं? से माइनस कर देते हैं। क्यों माइनस? -2। हमें पता लगाना है खर्चा कितना है, किसका खर्चा? एम्प्लॉयर का। तो एम्प्लॉयर की जेब में से कितना निकल के जा रहा है? एम्प्लॉयर की जेब से जा रहा है ग्रॉस पे प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर के बैंक अकाउंट से आप कितना ट्रांसफर कर रहे हो एम्प्लॉई को? इनकम टैक्स तो गवर्नमेंट ले रही है ना। सैलरी तो जो बनी है वो तो कंपनी 35,000 ही निकाल के दे रही है बैंक अकाउंट में। अब उस 35,000 में से 1,000 कट के बैंक के पास जा रहे हैं और 1,000 एम्प्लॉय के ही बेनिफिट के लिए अलग अकाउंट में डाला जा रहा है, मगर जेब से तो निकल रहे ना इदारे के। प्लस एम्प्लॉयर बेनिफिट कंट्रीब्यूशन, यानी एम्प्लॉयर मजीद क्या बेनिफिट दे रहे हैं एम्प्लॉय को। तो ऐसे भी बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, इदारे होते हैं जो एम्प्लॉय और गवर्नमेंट के कुछ कानून होते हैं जिसमें एम्प्लॉयर को अलग से एम्प्लॉय को बेनिफिट देना होता है। यानी 35,000 उसकी सैलरी है, मगर आप उसको 1,000 रुपए और अलग से उसके अकाउंट में डालो, अलग अलग अकाउंट में, ताकि जब वो छोड़ के जा रहा होगा तो 1,000 जो तुमने उसकी सैलरी में से काटा और 1,000 जो तुमने अलग से अपनी जेब से निकाला, तो 2,000 मिल करके उसको पेंशन में जा रहे हैं। या जब वो छोड़ के जा रहा होगा उसको एज अ गोल्डन हैंडशेक आप दे दोगे। बाद में वो बर्डन कंपनी पे नहीं आएगा क्योंकि हजारों एम्प्लॉयज हैं। अब हजारों में से रोज अगर 10 भी जा रहे हैं तो महीने के 300 एम्प्लॉयज तो चले गए। रोज दो दो भी छोड़ के जा रहे हैं तो 30 दिन के कितने 150 एम्प्लॉयज चले गए। तो 150 एम्प्लॉयज को एकदम से जब आपको पैसे देने पड़ेंगे तो इदारे के ऊपर बोझ पड़ेगा। तो इदारा क्या करता है, पहले ही जो जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी ऑलरेडी कट के निकल रही है, उसी में से 1,000 काट के अलग अकाउंट में डाल देगा और प्लस 1,000 उसी वक्त, यानी कि वो समझेगा कि 35,000 सैलरी नहीं है, 36,000 सैलरी।
ताकि जब उस टाइम जब वो छोड़ के जा रहा होगा और उसको पैसे देने होंगे तो तब इदारे के ऊपर बोझ ना आए और वो उसी अकाउंट में से निकाल के दे, जो कि हर महीने उस अकाउंट में जा रहे। इसे कहते हैं एम्प्लॉयर्स बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जब लेबर कॉस्ट पूछी जा रही है तो ग्रॉस पे प्लस एम्प्लॉयर्स बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जल्दी से निकालिए। चेक कर लेते हैं। 330। परफेक्ट। परफेक्ट। ओके, अगला सवाल कीजिए जल्दी से। अभी ये 2 पे स्लिप्स की बात हो रही है तो नीचे पे स्लिप है, पे स्लिप को भी जरा देखें। फिर एक और पे स्लिप है। ये एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द पेरोल। सवाल क्या पूछ रहे हैं? सवाल पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द टोटल लेबर कॉस्ट टू द फर्म ऑफ एम्प्लॉइंग दीज टू एडवाइजर्स फॉर द मंथ। लेबर कॉस्ट पूछ रहे हैं, यानी कि अगेन वही ग्रॉस पे प्लस एम्प्लॉयर्स बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ग्रॉस पे कितनी है यहाँ पे? 1575। यस और नो? यहाँ पे ग्रॉस पे कितनी है? 1400। उसके बाद कोई देखें यहाँ पे क्या है? एम्प्लॉई बेनिफिट्स, एम्प्लॉयर पेंशन, एम्प्लॉयर बेनिफिट। जहां जहां एम्प्लॉयर वर्ड है उसको आप ऐड कर लेंगे। बात समझ आ रही है? तो ग्रॉस पे प्लस एम्प्लॉयर ने पेंशन देनी है, एम्प्लॉयर ने बेनिफिट्स देनी है, वो आप ऐड कर लीजिए। ग्रॉस पे ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है, ऐड कीजिए तो आपके पास निकल आएगा टोटल लेबर कॉस्ट। एम्प्लॉयर बेनिफिट ऐड करेंगे जी, एम्प्लॉयर पेंशन भी ऐड करेंगे और एम्प्लॉयर बेनिफिट्स भी ऐड करेंगे, तब जाके टोटल लेबर कॉस्ट निकल के आता है। बस हुआ, समझ आ रहा है? आंसर बताइए। डी 3383.11। परफेक्ट। सिंपल है। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल जितना ट्रिकी है उतना लेबर नहीं है, लेबर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन लेबर अगर आप वर्ड्स को नहीं समझेंगे तो फिर चकरा जाएंगे। एम्प्लॉयर की जगह एम्प्लॉई समझ लिया, मसला। फिर इसी तरह ओवर टाइम को नहीं समझेंगे तो मसला है। हालांकि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है। अब आइए अकाउंटिंग फॉर लेबर कॉस्ट। सिंपल रूल है, जैसे हमने अकाउंटिंग फॉर मटेरियल में वेयर टू रिकॉर्ड, हाउ टू रिकॉर्ड, विच साइड टू रिकॉर्ड रूल्स पढ़े थे ना, कि डायरेक्ट मटेरियल कहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल की जर्नल एंट्री क्या बनेगी, इनडायरेक्ट की। सेम यहाँ पे लेबर का भी बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ आवर्स वर्कड बाय द प्रोडक्शन वर्कर्स हु आर इन्वॉल्व डायरेक्टली इन द बिजनेस प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। सबसे पहले तो डिफरेंस बताया गया कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती कौन सी है। वो लेबर जो डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने में इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, उसको हम क्या कहेंगे अब्बास? डायरेक्ट लेबर। और इनडायरेक्ट लेबर जवेरिया बताइए। डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है। जो लेबर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के काम में इन्वॉल्व नहीं है। अब आइए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट की कुछ डिस्टिंग्विशमेंट है। डिस्टिंग्विशमेंट का क्या मतलब है? मैं आपको बता दूं, कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। एक है डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट। अल्लाह भला करे जो आपका बेसिक रेट है,
बेसिक रेट वो किस में फॉल करेगा? बेसिक रेट पर आवर इसमें फॉल करेगा डायरेक्टली। जो आपका ओवर टाइम है, आपको एक बात मालूम है कि ओवर टाइम के दो हिस्से होते हैं। ओवर टाइम के दो हिस्से होते हैं। ओवर टाइम के दो हिस्से होते हैं, पहला बेसिक और दूसरा प्रीमियम। जब भी कोई शख्स ओवर टाइम करता है, फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने कहा आप कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैंने आपको कहा बस 2 घंटे और रुक जाओ। 5 बज रहे हैं, आपका घर जाने का टाइम हो रहा है और मैं आपको कह रही हूँ 2 घंटे और रुक जाओ, बहुत काम है, रुक जाओ। आप बोलोगे भाड़ देखा, मैं तो जा रहा हूँ, आप चले जाओ। क्यों? क्योंकि आप थके हुए हो। आप सुबह 9 से 5 बजे तक लगे हो। तो मैं एज एन एम्प्लॉयर क्या करूंगी? मैं बोलूंगी अच्छा बस फ्री का थोड़ी करवा रही हूँ, हाँ तो मैं रोक रही हूँ, तो तुम्हें जो सुबह से 9 से 5 बजे तक 1 घंटे का $10 मिल रहा है, तो तुम लेना $10, 5 से 7 का भी पर घंटा। आप सच्ची ईमानदारी से बताओ, रोकोगे? क्यों? ऐसे नहीं, हम्म? ऐसे नहीं है जैसे पहले। पैसे मिल रहे हैं इसलिए रुक जाओ, ठीक है, लेकिन एक्चुअली अभी तक आपने जॉब की नहीं, की है जॉब, की है जॉब आपने की है, कितने घंटे की है? मैंने 15 घंटे की भी की है, 12 घंटे, मैक्सिमम 12 घंटे की। तो अब ये प्रेफरेंस है। एक नॉर्मल इंसान जो होता है ना, उसका माइंडसेट बोलता है कि मैं नहीं रुकूं। क्यों? वो बोलता है कि यार सुबह 9 बजे से आया हूँ, सुबह 5 बजे का उठा हुआ हूँ, ट्रैफिक इतनी होती है, 5 बज गए हैं, $10 मिल रहे हैं 1 घंटे का, और 2 घंटे एक्स्ट्रा रुकना है, मैं नहीं रुकता। और ये दे भी क्या, मुझे कोई चीज मोटिवेट नहीं कर रही, $10 ही दे रहे हैं ना, मैं इस वक्त इतना थका हुआ हूँ कि मुझे $10 मोटिवेट नहीं करता। मैं 9 से 5 लगा रहा हूँ, मुझे एक सर को जाने की 1 मिनट भी फुर्सत नहीं है, मैं घर जाके लेटना चाहती। नहीं रुकोगे, तुम ही नहीं रुकोगे। शायद एक दिन रुक जाओ, दूसरे दिन नहीं रुकोगे। क्यों? क्योंकि वो आपको मोटिवेट नहीं कर रहा। तो एम्प्लॉयर क्या करता है? एम्प्लॉयर बोलता है अब्बास डोंट वरी, तुमको सुबह से शाम तक तुमने काम किया, $10 मिला ना 1 घंटे का, अभी तुम 5 से 7 बजे तक रुकोगे ना, मैं तुमको $5 एक्स्ट्रा दूंगा पर घंटा। यानी जो सुबह से लेकर शाम तक तुमने काम किया, 9 से लेकर 5 बजे तक, उसमें $10 1 घंटे में मिल रहे हैं तुम्हें। 5 से 7 काम करोगे, $15 1 घंटे का मिलेगा। अब बताओ मोटिवेट हो रहे हो गए? अब आपको मोटिवेशन आ गई थी, और सुबह से क्वारी थी, $10 सिर्फ 1 घंटे का, और अभी सिर्फ 2 घंटे ही तो रुकने हैं यार, $15 1 घंटे का मिलेगा मेरे को। जितना मैं सुबह 4 घंटे में नहीं कमा पाऊंगा, उतना मैं 2 घंटे में कमा लूंगा। रुक जाती हूँ। क्या है थकावट का कारण? जाने ही है तो 2 घंटे भी गुजर ही जाएंगे, सुबह से लेकर शाम गुजर ही गई ना। तो दिस इज गोइंग टू मोटिवेट यू, दिस इज गोइंग टू मोटिवेट। अब आई, ये जो ओवर ओवर टाइम का जो बेसिक रेट होता है वो डायरेक्ट लेबर कहलाता है, और जो ओवर टाइम का प्रीमियम होता है वो इनडायरेक्ट है। ये मैं आपको जनरल रूल बता रही हूँ। क्या बता रही हूँ? जनरल रूल, बट ऑलवेज रिमेंबर देर आर एक्सेप्शंस। यानी कि जब हम सवाल करेंगे तो कोई ना कोई एक्सेप्शन टू द सिनेरियो आएगा। तब ये नहीं बोलना मैम आपने तो कुछ और बताया था। ये जनरल रूल है, ये यूजुअली ये एप्लीकेबल होता है, लेकिन एक्सेप्शंस भी हैं। तो जब हम सम करेंगे तब हम एक्सेप्शंस करेंगे, अभी हम सिर्फ जनरल रूल पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब आई, बेसिक रेट हो गया, ओवर टाइम हो गया, आइडल टाइम। आइडल टाइम किसे कहेंगे? इनडायरेक्ट, ठीक है। अब आइए कोई स्पेशल ऑर्डर। स्पेशल ऑर्डर आ रहा है यानी कस्टमाइज, कोई कस्टमर कह रहा है कि मुझे कस्टमाइज ही बना करके दो। जब कस्टमाइज की बात आ जाएगी तो कस्टमाइज में भले ओवर टाइम हो, बेसिक हो, जो भी हो, पूरा का पूरा कहाँ जाएगा? डायरेक्टली। कस्टमाइज स्पेशल काम डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। और अगर कस्टमाइज स्पेशल काम नहीं है तो फिर वो इसी मुताबिक चलेगा। गेटिंग द पॉइंट? अब हम सब सवाल करेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अभी एक सवाल है,
बस ये आखिरी है, ठीक है। Given below are the labor costs incurred by a manufacturing business for the week commencing 23 July 25. Direct production workers 1200 घंटे $6.4 पर आवर। अब यहाँ पे मेंशन्ड है डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्कर्स, तो डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्कर्स कहाँ जाएगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब आइए डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्कर्स ओवर टाइम आवर्स कहाँ जाएगा, ओवर टाइम कहाँ जाएगा, बेसिक डायरेक्ट में जाएगा, प्रीमियम इनडायरेक्ट में जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट। अगर यहां पर जो कि अभी आएगा क्वेश्चन फॉलो कर, इनडायरेक्ट वर्कर्स 400 घंटे, ये रेट है, कहां जाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट। फिर है इनडायरेक्ट वर्कर्स ओवर टाइम आवर्स। जब इनडायरेक्ट वर्कर्स का ओवर टाइम आएगा तो फिर क्या होगा, ये डायरेक्ट का। जब इनडायरेक्ट का आएगा ओवर टाइम तो ये पूरा का पूरा इनडायरेक्ट कॉस्ट में चलेगा। समझ आई बात। इनडायरेक्ट वर्कर्स ओवर टाइम आवर्स पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट में, बेसिक एंड प्रीमियम बोथ। और डायरेक्ट का कहाँ जाएगा, बेसिक डायरेक्ट में जाएगा, प्रीमियम इनडायरेक्ट। अंडरस्टूड। फिर है ऑफ द आवर्स पेड टू द डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्कर्स 40 ऑफ दीज वर आइडल टाइम आवर्स। आइडल टाइम हमें मालूम है कहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो अब इसका सवाल क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द टोटल फॉर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर फॉर द वीक। यानी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट अलग अलग पता करके बताओ। बता सकते हो जल्दी से, 2 मिनट है आपके पास, बहुत आसान। इसकी इसकी डिस्टिंग्विशमेंट हमने बता दिया पहले से। 1200 घंटे 6.4 मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से, क्या आंसर आ रहा है, 7,680. क्या है ये, 7। 7,680. फिर उसके बाद डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्कर्स ओवर टाइम 200 आवर्स एट द रेट $9.4 पर आवर। ये ओवर टाइम की बात हो रही है। अब मुझे एक बात बताओ, इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि इस ओवर टाइम में क्या क्या छुपा हुआ है, बेसिक एंड प्रीमियम। तो बेसिक कितना छुपा हुआ है, 6.4। तो 9.4 माइनस 6.4 करो, बताओ प्रीमियम कितना है, 3। तो 3 प्रीमियम है, तो 3 प्रीमियम इधर आ जाएगा और यहाँ क्या जाएगा, 6.4। अब इसको तुम 200 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 200 और यहाँ पे 6.4 इंटू 200, क्या आएगा, 6.4 इंटू 1,280. 1280 और यहाँ पे 600, ठीक है। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट वर्कर्स 400 आवर्स एट द रेट $5.2। तो यहाँ पे डायरेक्ट जाएगा, यस और नो, 400 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 5.2, बताइए कितना है, 2,080. 2008, ठीक है। अच्छा फिर क्या है, इनडायरेक्ट वर्कर्स ओवर टाइम 50, और ये भी पूरा का पूरा इधर जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय पूरा का पूरा 8 कर दें, आइडल टाइम कितना है, ऑफ द आवर्स पेड टू द डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्कर्स 40 ऑफ दीज वर आइडल टाइम आवर्स। यानी यहाँ पे 1200 घंटे हैं, 1200 माइनस 40 करिए, तो यहाँ पे वो आंसर आएगा 1200 माइनस 40, क्योंकि 1,160. 1160 मल्टीप्लाई बाय 6.4, 7,420. यस। और यहाँ पे फिर आप आइडल टाइम 40 मल्टीप्लाई बाय 6.4 कीजिए, अब डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल निकालिए और इनडायरेक्ट कॉस्ट का टोटल निकालिए, 7425 प्लस 1280, 8,700. 8704, करेक्ट। अब आइए इनडायरेक्ट कॉस्ट, Three 1,300.
परफेक्ट, क्लियर, समझ आया। अब ये जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं ये आपने घर पे इसको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 3336, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो आपने प्रैक्टिस करनी है, और ये सिर्फ रूल देख लीजिए, जैसे हमने जर्नल एंट्री का रूल देखा था मटेरियल के लिए, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, तो सेम वे इधर है कि ग्रॉस फीस डेबिटेड टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट and the direct cost element is then transferred to work in progress account, whilst indirect cost element is transferred to production overhead control account. Simple इसकी journal entry है, एक है work in progress account debit और दूसरा है production overhead control account debit. ये indirect के लिए है, ये direct के लिए है, ये indirect के लिए है, और ये सब जाएगा कहाँ पे? ऑफ कोर्स वेजेस कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल, वेजेस कंट्रोल ठीक है। वेजेस कंट्रोल अकाउंट आपके सामने है लेजर, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही बिकॉज ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और दूसरा अगर मटेरियल आपको समझ आया तो ये भी बासानी समझ आ जाएगा। सिंपल इसी तरह की होगी, वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, वेजेस कंट्रोल, क्रेडिट। डायरेक्ट किस में जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा। इनडायरेक्ट किस में जाएगा? प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा। और क्रेडिट साइड पे क्या चीज आएगी? वेजेस कंट्रोल। जैसे हमने मटेरियल का किया था, मटेरियल का भी हमने कुछ इसी तरह से किया था। मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट था, डायरेक्ट मटेरियल क्या था याद है? डायरेक्ट मटेरियल को हम कहाँ रिकॉर्ड करते थे? डेबिट में। और उसका भी क्या था? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट एंड मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। और फिर इनडायरेक्ट मटेरियल को कहाँ रिकॉर्ड करते थे? प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट एंड मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। सेम टू सेम यहाँ पे भी वही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिवाय इसके कि वहां मटेरियल कंट्रोल अकाउंट है या लेबर कंट्रोल अकाउंट या वेजेस कंट्रोल अकाउंट। चैप्टर कंप्लीट है। जो सवाल हमने छोड़े हैं, एक आधा ही छोड़े, उसको आपने घर पे प्रैक्टिस करनी है, क्विक क्विज करना है, एंड मेक श्योर दैट ये आपको असबर हो जाए। मटेरियल, accounting for material, accounting for labor, again I will repeat, it's the core chapter for your management accounting for MA1, MA2, F2, you cannot ignore this, ठीक है। ये इसको छोड़ के आप कहीं नहीं जा सकते। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्लियर करना नामुमकिन है अगर मटेरियल, लेबर और तीसरा जो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ओवरहेड्स, इन तीनों के बगैर नामुकम्मल है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप लोग जो पढ़ाया गया क्लास में वो आज ही रिवाइज कर ले ताकि चीजें जहन में रजिस्टर हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा।